प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पॉप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, जिसके चलते भारत ने पॉप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का शोक व्यक्त किया है। वहीं इस दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका दिया गया है। पॉप फ्रांसिस कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर पॉप ने आखिरी सांस ली। इतना ही नहीं, पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे। आपको बता दें कि पॉप के निधन पर भारतीय गृह मंत्रालय ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसमें पहले 2 दिन का राष्ट्रीय शोक 22 और 23 अप्रैल को रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन रहेगा। दिल्ली केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालात उन्होंने पैदा की है, मुख्यमंत्री, कांग्रेस और उनकी पार्टी के सहयोगी जो भी कहते हैं वे संसद में बनाए गए कानून का नहीं मानेंगे। वे देश के संविधान को नहीं मानते। हम 2014 में पहली बार मंत्री बने। हमने सारी जिंदगी विपक्ष में बैठकर काम किया है। हमने कभी नहीं कहा कि हम संसद के कानून को नहीं मानेंगे। सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हालत किया है, जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे, तो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात करके और उसी बाबा साहब को इन लोगों ने इंसल्ट किया, पहले भी आज भी कर रहे हैं। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने। हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून का हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने कभी भी सड़क पर उतर के नहीं कहा। हम लोग दबाव डालते थे, कानून बदलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ये कहते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि संसद का कानून का हम नहीं मानेंगे। हम कैसे कह सकते हैं इस देश का नागरिक होते हुए? इसलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ये गलत फहमी में ना रहे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तक तो गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। इसलिए कोई इस कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और हमारे सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना जो बड़ा कदम उठाया, इसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं खुद संबंधित मंत्री, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन भी मैं खुद हूं और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक वक्फ संपत्ति, लाखों करोड़ों इस संपत्ति से पैसा आएंगे, वो गरीब मुसलमानों को फायदा होना चाहिए। इसका
संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कई लोग बोल रहे हैं कि ये संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को बिल पास करने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साल 1954 में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने ही पास किया था और संविधान के प्रावधान के तहत किया। 1985 में वक्फ संशोधन बिल आया और एक्ट बना। 2013 में भी ऐसा ही हुआ। देखिए, दो तीन चीजें हैं। कुछ कांग्रेस के एमपी भी बोल गए, कुछ हमारे अपोजिशन के एमपी भी बोल गए, कुछ लोग भी ऐसा बोल गए कि ये संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को अधिकार ही नहीं है पास करने का। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं जो ऐसा बोल रहे हैं कि 1954 में कौन सी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और किसने पास किया? संसद ने किया और कोई संविधान का प्रावधान था तभी किया। उसके बाद 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना, उस एक्ट में संशोधन हुआ। तो किस प्रावधानों के तहत किया और कौन सी संसद ने किया? फिर 2013 में ऐसे किया। अब नरेंद्र मोदी जी जब लेके आए तब आपको ये सब संसद के अधिकार और संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, उस समय क्यों नहीं याद आए? इसका मतलब जो अभी 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को इसका अधिकार है। लेकिन सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो कह रहे हैं कि हम एक सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि ये जो कंट्री है सरकार की मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं चलेगी, जो भी वो चाहेंगे ऐसा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं। नहीं, संविधान के अनुसार ही चलेगी और संविधान के अनुसार ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ये जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, उनका मैंने कुछ स्टेटमेंट सुने हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि सरकार शायद धार्मिक भावनाओं के साथ हस्तक्षेप कर रही है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाओं से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। जो वक्फ की संपत्ति है उसको मैनेजमेंट करने का काम है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और जो धार्मिक भावनाएं के अनुसार जो मुस्लिम समाज को आचरण करना है, उनकी भावनाएं भी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी सुरक्षित भी है और संरक्षित भी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने देश में शांति भंग करने को लेकर कहा कि देश में कई लोग हैं जो देश की शांति को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए पड़ोसी देश भी है जो हमारे देश की शांति भंग कर रहा है, उसको हमारी सेना देखेगी। मगर देश के अंदर हो रही अशांति में देश की पूरी आवाम का फर्ज है कि वो इस बात का खुद ध्यान रखे कि देश में अशांति कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं है, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। केवल सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं,
बार बार एक बात कही है, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निरपराध आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होता रहेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि जेपीसी बैठक पर एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के संविधान का मूल मंत्र है। जब भारत आजाद हुआ था तो 1952 से लेकर 1986 तक एक राष्ट्र एक चुनाव नीति पर ही काम हुआ करता था, मगर उसके बाद समय के तत्कालीन सरकार के गलत निर्णयों की वजह से देश को अलग अलग चुनावों में जाना पड़ा था, जिससे आज स्थिति ये हो गई है कि पिछले 30 सालों में हर साल किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है। इससे लोगों में मतदान को लेकर रुचि कम हो जाती है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के संविधान का मूल मंत्र है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पे 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की पॉलिसी पर ही काम हुआ। 1967 के बाद उस टाइम की तत्कालीन सरकार के गलत निर्णयों की वजह से देश को अलग अलग चुनाव में जाना पड़ा। आज स्थिति यह है कि पिछले 30 सालों में हर साल किसी न किसी विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है। इससे लोगों की मतदान में रुचि कम हो जाती है, गवर्नमेंट मशीनरी को काम करने में दिक्कत आती है और गवर्नमेंट मशीनरी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन कामों पर वेस्ट होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आज इस देश की जरूरत है और इसको लेकर जेपीसी ने बहुत सुझाव लिए हैं और अभी भी जनता के बीच में जाएंगे। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है कि इस तरह का काम जो जेपीसी कर रहे हैं कि सुझाव के लिए वो लोगों को कांटेक्ट और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। बंगाल हिंसा पर बीजेपी के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तो केंद्र सरकार पर लगाया जाना चाहिए, जिससे वे फूट डालो और राज करो की नीति न अपनाए। मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई, इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का एमपी हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख, वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते कि लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, जियो और जीने दो, प्यार से रहो और सबको प्यार से रखो। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हमारे देश में चुनाव होते रहने चाहिए, जिससे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव बल्कि एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक हेल्थ केयर की जरूरत है। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे देश को वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे चुनाव, अपना वोट लेकर, उसके बाद हर चीज बहुत महंगी कर देंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और चुनाव से पहले सिर्फ 50 रुपया कम करके आपका वोट बटोरने आ जाएंगे। तो हमारे देश की पहली जरूरत वन नेशन वन एजुकेशन। फिलहाल
और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक देश एक चुनाव को लागू करने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पूरे देश की आवश्यकता है। आजादी के समय से एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए भी थे, लेकिन बाद में कई कारणों से अलग अलग चुनाव हुए। भारत ऐसा देश है जहां प्रतिवर्ष कोई ना कोई चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है, इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ। हम सबकी देश की आवश्यकता है एक देश एक चुनाव, और आज़ादी के समय से 52, 57, 62, 67 में एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए भी थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। उसके कारण आचार संहिता लगने के कारण समय बहुत बर्बाद होता है। बीच बीच में अलग अलग मतदाता सूची हैं, उनके पुनरीक्षण का काम चलता है। भारत ऐसा देश है जहां प्रतिवर्ष कोई ना कोई चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है, तो बहुत अच्छी पहल है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। और ये देश के हित में है, हम समाज के हित में है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी धनराशि का जो अपव्यय होता है वो अपव्यय बचेगा और वो पैसा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के उपयोग में खर्च होगा। बंगाल हिंसा को लेकर पूरे देश में नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बता दें, इसी दौरान काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है। बीजेपी हमेशा से किसी न किसी के साथ कंधे पर बंदूक रखकर ही जीत सकती है और बीजेपी को पता है कि वो कभी भी बंगाल में नहीं जीत सकती है, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य में राज करना चाहती है। केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सियासी गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पप्पू यादव, शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि बीजेपी बंगाल में घुस नहीं सकती, इसलिए राष्ट्रपति शासन की आड़ ले रही है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ममता बनर्जी का कुशासन मां मनुष्य और माटी के नाम से अब बदलकर मुस्लिम लीग उपराधियों को बचाना और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए हर गलत काम करने वालों को शरण देने में बदल गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इतना ही नहीं, चुग ने कहा कि बंगाल बदलाव चाहता है, जंगल राज से मुक्ति चाहता है। ममता बनर्जी का कुशासन मां, मानुष और माटी के नाम से अब बदलकर मुस्लिम लीग, उपद्रवियों को बचाना, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए हर गलत काम करने वाले को शरण देना,
इसमें बदल चुका है। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ बलात्कार, हिंदू शिक्षकों, व्यापारियों, नागरिकों को निशाना बनाना, देशभक्त सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जहर उगलना, ये ममता बनर्जी का टैग लाइन बन चुका है। बंगाल में भाजपा का एकमात्र सोच है कि सभी को सुरक्षा, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास। बंगाल अब बदलाव चाहता है, जंगल राज और नए जिन्ना के अवतार से मुक्ति चाहता है। देश भर में नेशनल हेराल्ड मामले में तूल पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अपना बयान दिया है और कहा कि जनता सब समझती है, इनमें कोई दम नहीं है। ये लोग जब से सरकार में आए हैं तब से कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रहे हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं और गांधी परिवार पर तो आप जानते ही हैं क्या क्या बोलते हैं। जिस परिवार का त्याग बलिदान इतिहास में लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन सरकार को सौंप दिया, जो करोड़ों की संपत्ति थी उसे देश को समर्पित कर दिया। आप उस अगर पब्लिक समझती भी है, कोई दम नहीं इन बातों में। और ये लोग भी जब से सरकार में आए हैं ना, टारगेट कर रहे हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं। और गांधी परिवार के तो आप देख ही रहे क्या कमेंट करते हैं। जिस परिवार का त्याग बलिदान इतिहास में लिखा गया है, दो नेता प्रधानमंत्री, इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री रहते हुए और राजीव गांधी, आप देखते थे कि किस प्रकार से उनकी हत्या हो गई। इतने बड़े त्याग बलिदान हुए परिवार के अंदर। पंडित नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, उस जमाने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आनंद भवन, स्वराज भवन सब दे दिए, देश को समर्पित कर दिए। इलाहाबाद की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी वो है, वो देश को समर्पित कर दी। वो परिवार पे आरोप लगा रहे हो। और वही नेशनल हेराल्ड अखबार जो पंडित नेहरू ने शुरू किया था, आजादी जंग के लिए शुरू किया, बड़ी भूमिका अदा करी इस अखबार ने। उस अखबार को लेके अगर पार्टी रिवाइव करना चाहती है अखबार को, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? तो जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, और ईडी को तो इनकी आप देखते हैं कि किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं ईडी का। वो तो वॉशिंग मशीन इनके पास बनी हुई है, जो जाएगा बीजेपी में वो दूध धर जाएगा बिल्कुल उसके अंदर। तो इसमें कोई दम नहीं है। 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसके अंदर। और उसके बाद में आप राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को आप टारगेट करो, उसके अंदर चालान पेश करवा दिया आपने। ये तमाम बातें जो मैं समझ ये एक्सपर्ट खुद हो जाएंगे। अब जैसा आप कह रहे हैं वेंडेटा है, आपने ये भी कहा है कि जो ईडी का सक्सेस रेट है 0.1% है। वेयर डू यू सी वेयर वुड दिस मैटर एंड? भाई आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के विपरीत है, ये इलीगल है। बाद में जो अरबों रुपए पहुंच गए इनके पास में, उसी का खेल हो रहा देश के अंदर। जिस प्रकार से डरा के धमका करके ईडी का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके आपने बॉन्ड ले लिए उनसे, दुनिया जानती है इस बात को। तो सबको मालूम है कि ये टारगेट करके कर रहे हैं। इस केस में कोई दम नहीं है, कोई पैसा का ट्रांजेक्शन हो ही नहीं कहीं पर भी, और पीएमएल आ गया। भाई आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो एक आपका बना हुआ है, ये एक्ट बना हुआ है, इनको पूछो भाई वो इसमें कैसे पिक्चर में आ गया, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं कहीं पर, लेन देन ही नहीं हुआ है, और आपने टारगेट बना दिया इनको। तो मैं समझता हूँ खुद गंगा संवर्धन अभियान पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल संरचना पर एक साथ काम चल रहा है। सभी अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने स्तर से और प्रभारी मंत्री अपने जिले से लगातार इस मिशन का हिस्सा बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में जलगंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल रचनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। सब अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से, प्रभारी मंत्री अपने जिलों के अंदर लगातार इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इस बात का भी मुझे ध्यान दिलाया गया कि अमृत सरोवर भी बड़े संख्या में इसमें बन रहे हैं।
जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। इसी के साथ साथ हम कई और मोर्चों पे काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले। इसलिए 27 तारीख की आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस बदलते समय में वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। गुजरात से एक दुखद खबर है। शास्त्री नगर में एक ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में एक पायलट की भी मौत हो चुकी है। हादसे के दौरान विमान में भयंकर आग लग गई थी। बता दें, ये विमान अमरेली शहर के रिहायशी इलाके में जाकर गिरा था। गुजरात में एक प्लेन क्रैश होने के चलते पायलट की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से वहां पर सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के दौरान ही पायलट ने दम तोड़ दिया था। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने नेशनल हेराल्ड की सच्चाई बताने के लिए पत्रकार वार्ता की। बीजेपी नेता धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जिसमें ईडी बहुत तेजी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराना। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूं इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल माफ कर दिया और बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसे खरीद लिया। तो ये प्रक्रिया है, तो ये किसी ने हमने टेक ओवर नहीं किया, हम इससे लाभ ले ही नहीं सकते हैं। ना किसी निदेशक जो आपने नाम लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पित्रोदा, अन्य जितने लोग हैं, ये इससे ना सैलरी उठा सकते हैं, ना इससे कोई भी एक नया पैसा कमा सकते हैं। तो
तो नो प्रॉफिट का ये इसमें सिस्टम कंपनीज एक्ट के तहत जो एस्टेब्लिश हुआ है, तो ना सैलरी ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, एक लखनऊ की प्रॉपर्टी को छोड़ तो फिर चार्जशीट पेश होगी ना, तो इसी पे हम लोग लड़ेंगे कि जब देश में कुछ कमी नहीं है तो आप बार बार क्यों उसको कुछ उठा रहे हैं? आप तो वकील क्या कर रहे थे, आपने जुलूम किया था ना, जब आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं है तो चार्जशीट तक पहुंच कैसे गई बात? नहीं तो इंतजार किया, अभी आखिरी डेट जो है उसमें कर दिया। ये 5 है, इसमें मोतीलाल वोरा जी है जो उस समय वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं इसमें सैम पिल्ट्रोडा भी हैं और राहुल गांधी भी है इसमें, सोनिया गांधी भी। 25 अप्रैल को क्या पूरे भारत के कांग्रेस के लोग दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं आंदोलन तो ये चलता रहेगा, लेकिन 25 अप्रैल पर्टिकुलर 25 अप्रैल पे अभी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आंदोलन चलता रहे। अभी जो है जिला स्तरीय हुआ था, ब्लॉक स्तरीय भी किया गया है और आगे भी इसको लोगों को दिल्ली कॉल भी किया गया ना। हाँ, दिल्ली में भी हुआ था बड़ा 25 तारीख के लिए। हाँ, 25 तारीख को रहेगी, 25 तारीख को आंदोलन रहेगा। आपका क्या अंदेशा है जिस तरीके के चार्जेस आप जो कह रहे हैं कि ये चार्जशीट अभी फाइल हुई है आपने फाइल की, लेकिन अगर जिस तरीके के इल्जाम और जिस तरीके की चीजें लगाई आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल एकदम जो भाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे उसी तरीके के, तो इसमें अगर कुछ होता है तो कांग्रेस का आगे फर्दर क्या एक्शन? आंदोलन चलता रहेगा और लीगल जो बैटल है वो तो कानूनी का जंग तो जारी रहेगी। कांग्रेस की टिकट टीम कमजोर क्यों पड़ रही है? कमजोर नहीं पड़ रही, बड़े बड़े इसमें लगे हुए। सरकार जो है, सरकार चाहती नहीं कि मामला दबे, सरकार बार बार नए एंगल से उसको पेश करती है, बार बार वो चाहती है कि चर्चा में बना रहे, बार बार ये चाहती है कि पूरे देश में इस पे चर्चा होती रहे कि ये लोग आरोप लगाते रहे झूठे की कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। तो बार बार जो है इसको उखाड़ा जा रहा है, गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं सरकार के। मतलब मुद्दे हैं तो सही नहीं, मुद्दे कहाँ है? मुद्दे झूठे मुद्दे हैं। नहीं, आप कह रहे हो मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो मुद्दा है तो सही है, संस्था मुद्दा तो बनी हुई है, इसी को उखाड़ा जा रहा है। संस्था है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। निशिकांत दुबे को लेके क्या कहेंगे सर? बीजेपी के जो नेता है निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज की है, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूँ। देखिए, सुप्रीम अपनी सीमा में रह के बात करनी चाहिए। इस तरह से सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे, तो कौन सा गृह युद्ध है, कहाँ गृह युद्ध है, पहले तो ये स्पष्ट करें। लेकिन जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वो किसी भी कानून की संवैधानिकता पे सवाल उठाने का उसका अधिकार होता है। कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, इसका हमारे सदनों का काम है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो। तो कानून वो बनाए, लेकिन वो संवैधानिक है कि नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट अपना उसका काम है। तो अगर वो उस पे सवाल उठा रही है तो इनका अधिकार है और निशिकांत दुबे जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।